तो बेटा एक्सरसाइज 7.1 के अंदर के पहले दो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए तो 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, अदरवाइज नहीं पूछा जा सकता। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको रैंडम वेरिएबल का मतलब समझ में आता है। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या पूछा है कि लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आपको बेसिकली रेंज सेट ऑफ एक्स आपको लिखना है। एक्स यहां पर एक रैंडम वेरिएबल है। क्या कहा है, एक्स रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस बता रहा है एक्स, जो आपका रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है। सो हाउ रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड, दैट इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। लेकिन कॉइन्स कितने टॉस हो रहे हैं यहां पर, 6 टाइम्स। मतलब एक कॉइन 6 बार उछाला जा रहा है, या फिर कह सकते हो 6 कॉइन्स एट ए टाइम उछाले गए। ठीक है, साइमल्टेनियसली 6 कॉइन का टॉस किया गया, या फिर एक कॉइन को 6 बार टॉस किया गया। अब जब आप 6 कॉइन्स एक बार टॉस करते हो, या फिर कह सकते हो एक कॉइन को 6 बार टॉस करते हो, तब होगा क्या, या तो आपको एक भी हेड नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जब आप पहली बार टॉस करते हो तब आपको एक भी हेड नहीं मिलेगा, तो 0 हेड मिल गया। लेकिन उसी समय क्या होगा, आपके पास 6 टेल्स रहेंगे। समझ रहे हो बात को, मतलब आप एक ही बार 6 कॉइन्स को उछाल रहे हो। जब आपने पहली बार उछाला, मतलब आपका रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज लेगा, मतलब या तो सभी के सभी कॉइन्स के ऊपर हेड मिलेंगे। ठीक है, मतलब शुरुआत हमने 0 से की तो एक भी कॉइन के ऊपर हेड नहीं मिलेगा, या फिर एक के ऊपर मिलेगा 6 में से, फिर 2 के ऊपर, फिर 3। मतलब आपका जो एक्स है रैंडम वेरिएबल, दैट कैन टेक वैल्यू 0 से लेकर तो 6 तक। सो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन यहां पर समझने वाली ये बात है कि जब आप पहली बार 6 सिक्के उछाल रहे हो, तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक भी आपको हेड ना मिले, तो मतलब उस समय आपको क्या मिल रहा है, टेल मिल रहा है। फिर आपको एक हेड मिल सकता है, तो उस समय आपको बाकी 5 कॉइन्स पर टेल, 5 कॉइन्स पर टेल मिलेगा। 2 कॉइन्स पर हेड मिलेगा, तो बचे हुए 4 कॉइन्स पर टेल। फिर ये 3 3, फिर ये 2, फिर ये 1 और ये 0। अब क्या कहा जा रहा है यहां पर कि x रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो बेसिकली आपका ये x नहीं है, ये x की वैल्यूज नहीं है। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। x क्या है आपका रैंडम वेरिएबल, विच इज हाउ, उसको उसको डिफाइन कैसे किया, हाउ इट इज डिफाइंड, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। सो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल का। तो मतलब क्या, 0 नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, 1 माइनस 5, 2 माइनस 4, 3 माइनस 3, 4 माइनस 2, 5 माइनस 1 एंड 6 माइनस 0। सो दैट मीन्स आपके जो x के वैल्यूज मिल गए हैं आपको, वो क्या है, -6, -4, -2, -0, 2, 4 and 6. These are the values of your random variable x. ठीक है, तो इस प्रकार से भैया आपको लिखना है। तो ये जो भी चीजें मैंने मुंह से कही है वो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। आपका जो अर्न है दैट कंटेन्स 5 red balls and 2 black balls. Okay, so we have red balls, number of red balls 5 and number of black balls are 2. Okay, 2 balls are drawn at random. आप randomly 2 बॉल को ड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो और में से x denotes the number of black balls drawn. What are the possible values of x? अब आपका x यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है और उसको डिफाइन कैसे किया है, दैट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। बेसिकली आप मुझे बताइए कि कितने बॉल ड्रॉ किए जा रहे हैं, 2 बॉल ड्रॉ किए जा रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट रैंडम है, मतलब आप टोटल बॉल्स में से 2 बॉल निकाल रहे हो, लेकिन आपको ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है कि जो निकालेंगे बॉल वो ब्लैक होनी चाहिए। तो देखिए, आप तो 2 बॉल निकाल रहे हो, तो हो सकता है कि आप जब 2 बॉल्स निकालेंगे तो उसमें का एक भी ब्लैक ना हो। ऐसे हो सकता है एक ब्लैक हो, ऐसे हो सकता है दोनों भी ब्लैक हो। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, 5 रेड बॉल है और 2 आपके पास 2 ब्लैक बॉल्स की अवेलेबिलिटी है। अगर मान लीजिए इसी एग्जांपल को मैं ऐसे बनाता कि आपके पास 5 रेड बॉल है एंड 1 ब्लैक बॉल है,
और ये तब पूछा जाता है कि x डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, और आप 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हो, तब 2 बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो तो ब्लैक बॉल्स आने की क्या संभावना है? तो ये हो सकता है कि जब 2 बॉल्स आप निकाल रहे हो अर्न में से, तब एक भी बॉल ब्लैक ना हो या फिर सिर्फ एक ही ब्लैक हो, क्योंकि दोनों के दोनों ब्लैक आने के लिए आपके पास होने तो चाहिए 2 ब्लैक बॉल्स अंदर। अब यहां पर है इसलिए आप ये बोल सकते हो, तो इस बात को भी समझना है। तो रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू यहां पर लेगा? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? 0, 1 एंड 2। तो 2 ब्लैक बॉल आने की रैंडम वेरिएबल आपका डिफाइन किया है कि जो आप बॉल ड्रॉ करेंगे, 2 बॉल्स, व्हेन यू ड्रॉ 2 बॉल्स फ्रॉम द अर्न, दैट 2 बॉल्स मस्ट बी ए ब्लैक बॉल्स। सो this is our random variable and we have to find that the possible values which will be assigned to our random variable. So these are the 0, 1, 2. That is, there will be no black ball, there will be 1 black ball, there will be 2 black balls. ठीक है, तो ये थे बेटा पहले 2 क्वेश्चंस हमारे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन मैं लिखूंगा, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखिए आपके सामने 6 टेबल लिख रखे हैं। पहले टेबल के अंदर x आपका रैंडम वेरिएबल है और वो जो रैंडम वेरिएबल वैल्यूज ले रहा है 0, 1, 2, उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। फिर हर रैंडम, नीचे भी x रैंडम वेरिएबल है, इसके अंदर अल्फा रैंडम वेरिएबल है, सॉरी z है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है। तो इन सभी रैंडम वेरिएबल्स के लिए रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज दी है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अब आपको क्या पहचानने के लिए कहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं होगा? मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मास फंक्शन में फर्क नहीं होता, बस ये मतलब वही है कि प्रोबेबिलिटी, अगर इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल रहे हो तो ये इनपुट है और उससे रिलेटेड ये प्रोबेबिलिटीज है, आउटपुट है। अब सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि इसके अंदर का कौन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और कौन नहीं है। तो मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती है ना, तो ये 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। जैसे इसको देखिए, देखते ही पता चलता है कि यहां पर गड़बड़ है। इस रैंडम वेरिएबल के लिए, मतलब आपका जो रैंडम वेरिएबल ये जो वैल्यू ले रहा है 3, इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी आ रही है दैट इज -0.1। ऐसा कभी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, आप लोगों को पता है। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि यहां पर बुनियादी चीज में भूल हो रही है। जो डेफिनेशन है हमारा, डेफिनेशन क्या है हमारा, कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है तो रैंडम वेरिएबल जितने भी वैल्यूज ले रहा है उन सबकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी दैट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। मैंने आपको बताया था पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या, आपको सबसे पहले तो पहली कंडीशन चेक करनी कि किसी भी रैंडम वेरिएबल की किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बाहर तो नहीं जा रही, जैसे इसके अंदर। अब इसके अंदर 0 1 के बाहर नहीं जा रही है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब दूसरी की तरफ आपको जाना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि क्या सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तभी बनता है जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली, कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बाहर नहीं होनी चाहिए, मतलब ना तो 0 से नीचे ना 1 से ऊपर। और दूसरी चीज, जितने भी प्रोबेबिलिटी दी है उनकी सम 1 आनी चाहिए। अगर ऐसे होता है तभी हम उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तभी हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कह सकते हैं। तो अब आप देखिए, तो जब आपको बोर्ड के अंदर ये पूछा जाएगा तो 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, तो लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑन ए रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज, आप बोल सकते हो कि p ऑफ x इज ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑन ए रैंडम वेरिएबल x इफ p ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, लिख सकते हो इफ p of small x lies between 1 and 0, first condition, and second condition, summation of p of xi is 1 when your I runs from 1 to n। ठीक है, तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब अगर हमने डेफिनेशन लिख दिया तो 1 मार्क आपका बन जाता है। और दूसरी बात आपको बतानी कि क्या ये दिया गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप लिखेंगे कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आराम से। अब दूसरी, आप इन दोनों का एडिशन कर देखिए, 4 4 8 और 2 10, 1.0 मतलब 1 आ रहा है, तो बात खत्म, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अब ये तो है ही नहीं क्योंकि पहली कंडीशन ही फेल है। यहाँ पर देखिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी, इन तीनों का एडिशन 1
1.0 आता है क्या? तो बिल्कुल आता है, तो ये भी है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कोई भी 0 और 1 के बाहर नहीं है, लेकिन इनका अगर आप एडिशन करेंगे तो 0.3 प्लस 0.2 0.5 0.9 और ये आएगा 0.905 आ रहा है, तो मतलब ये 1 नहीं आ रहा है, तो ये सेकंड कंडीशन में फेल जा रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है कि आप इसका एडिशन करके बताओ कि दिस इज नॉट इक्वल टू 1 एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यहाँ पर देखिए 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एडिशन 1 नहीं आ रहा। नीचे देखिए 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 मतलब 1.0, तो ये आ रहा है इसका एडिशन 1, और कोई नेगेटिव भी नहीं है, कोई 1 से ऊपर भी नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। तो इस 6 एग्जाम्पल के अंदर 3 प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और 3 नहीं है। समझे बात को? तो ये क्वेश्चन था डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड था। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। देखिए अभी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, मतलब टेबल बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अब सारी चीजें अब यहाँ पर अच्छे से लिखनी है। देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फर्स्ट एग्जांपल इसके अंदर का, इतना बड़ा एग्जांपल नहीं पूछा जाता, इन तीनों में से कोई भी एक केस पूछी जाएगी 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या रहेगा बेटा? 2 कॉइन्स टॉस हो रहे, तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा? HH, HT, TH एंड TT। दिस विल बी द सैंपल स्पेस फॉर द टॉस ऑफ 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। दो बार एक कॉइन टॉस किया जा रहा है, फिर 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया जा रहा है। सो ये हो गया आपका सैंपल पॉइंट। अब हाँ, तो रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किया है? नंबर ऑफ हेड्स। ये आपका रैंडम वेरिएबल है पहले एग्जांपल का, दैट इज नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। सो हियर x is defined as number of heads in 2 tosses of a coin। तो आप बोल सकते हो therefore x can take values। तो x क्या क्या वैल्यूज लेगा? देखिए आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो और नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है, तो देखिए 2 कॉइन जब टॉस करते हो साइमल्टेनियसली, या फिर एक कॉइन को 2 बार उछालो, तो हेड नहीं भी आ सकता, एक आ सकता है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो x कैन टेक वैल्यू 0 1 2। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था शुरुआत में, वही वाला एग्जाम्पल यही है, मतलब कॉन्सेप्ट बताने के लिए जो एग्जाम्पल लिया था, तो ये वही वाला है, हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। सो आपको एक बार रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यूज लेगा पता चल गया, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो सीधा सीधा। सो नाउ n ऑफ s इज इक्वल टू 4 आणि p ऑफ x probability when x is equal to 0 is 1/4, probability when x is equal to 1 is क्या होगा? कितने हैं यहाँ पर? 2/4, दैट इज 1/2। and probability when x is equal to 2, दैट इज कितना है? ये कितना होगा? 1/4। 4 में से एक ही पॉसिबिलिटी है ना 2 हेड्स आने की, 4 पॉसिबिलिटीज में से एक ही है। सो 1/4 विल बी द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर लास्ट में बोलेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन रैंडम वेरिएबल इज एज फॉलोज, और बॉक्स बनाएंगे x इज इक्वल टू x और यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ x। ठीक है, और इस प्रकार से आप लोगों को डिब्बा बनाना है 0 1 2 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 1/2 एंड 1/4। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो अब इसी के अंदर का सेकंड वाला देखिए, सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? आपको पता है जब 3 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं तो सैंपल स्पेस कैसे लिखा जाता है? HHH, फिर HHT, फिर HTH एंड फिर THH, तो और फिर TTT, TTH, THT और फिर HTT। तो ये सीक्वेंस ध्यान में रखना बेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डबल नहीं आएगा, है ना। तो पहले तीनों HHH ले लो, फिर लास्ट का H हटाना है, उसके जगह T लेना है, फिर मतलब राइट से इधर इधर आते जाना है।
एक एक एच की जगह टी को रिप्लेस करते जाना है। जैसे पहले एच एच लिया, फिर राइट सबसे राइट मोस्ट एच हटा के उसकी जगह टी लिया, फिर राइट से सेकंड नंबर का एच हटा के उसकी जगह टी, और फिर लेफ्ट मोस्ट एच हटा के टी। वैसे टी 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 लेना है, फिर राइट मोस्ट टी हटा के एच, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। तो ऐसे सैंपल पॉइंट्स कितने बनेंगे आपके एन ऑफ एस। तो एक्स यहाँ पर क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। सो हियर एक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टेल्स। तो यहाँ पर बात हो रही है नंबर ऑफ टेल्स की। अब जब आप 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो तो नंबर ऑफ टेल्स आपका रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू लेगा, 0 1 2 एंड 3। मतलब एक भी टेल नहीं आ सकता, एक आ सकता है, दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं। तो अभी इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो पी प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक भी टेल नहीं आएगा, मतलब सबके सब हेड होंगे। तो ऐसी चांसेस यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ एक ही चांस है, एक भी टेल नहीं आएगा। सो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 8 में से एक है, तो 1/8 आ गई प्रोबेबिलिटी। फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, कि जब आपको सिर्फ एक ही टेल मिलेगा, तो एक टेल वाले कितने यहां पर ढूंढे, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 लोग हैं एक टेल वाले, तो 3/8, 8 में से 3 लोग हैं। फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, दो टेल वाले कितने हैं, जिनके पास दो टेल है कितने हैं ऐसे, एक है, दो है, फिर ये 3 है, तो ये भी 3 है, सो 3/8। और सबसे लास्ट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो जिसके पास 3 के 3 टेल्स आएंगे, ऐसे कितने हैं, 1 है, सो 1/8। तो देयरफॉर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गया, ऊपर आएगा x और नीचे आएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ऊपर 0 1 2 एंड 3 और नीचे उनकी प्रोबेबिलिटीज आएगी। ठीक है बेटा, तो ये आएगा आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब लास्ट देखिए इसके अंदर का थर्ड, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब 4 टॉसेस में क्या होता है देखिए, तो 4 टॉसेस में दिक्कत क्या है, आपको सैंपल स्पेस लिखने की दिक्कत है। एक बार सैंपल स्पेस लिख दिया तो फिर बाकी की चीजें आप लोग लिख सकते हो। तो रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन किया, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस, तो नंबर ऑफ हेड्स है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बाकी चीजों की दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी लिखने वगैरह की, सैंपल स्पेस की दिक्कत आ सकती है। सो 4 कॉइन्स जब टॉस होते हैं तो उनका सैंपल स्पेस कैसे लिखा जाता है, देखिए सबसे पहले तो ये आपको पता है कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, 16 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है ना, और वो कैसे लिखे जाएंगे, देखिए एच एच एच, फिर एच 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 टी, फिर एच एच टी एच, फिर एच टी एच एच एंड टी एच एच एच। तो ये तो 5 आपके आराम से बन जाएंगे। इसी प्रकार से 5 आप बनाएंगे टी वाले, पहले टी 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 ले लो, फिर राइट से टी हटाते चलना है, एच डालते चलना है, टी टी एच, फिर टी टी एच टी, फिर टी एच टी टी एंड लास्ट में आएगा एच टी टी टी। तो ऐसे ही आपके बन गए 10। अब 6 बचे हैं आपके, तो अब क्या करना है आपको, देखिए एच एच टी टी, ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर टी टी एच एच, बिल्कुल इसका उल्टा, फिर एक बनेगा एच टी, और एक बनेगा टी एच, और एक बनेगा एच डबल टी एच, और दूसरा बनेगा टी डबल एच टी। ठीक है, तो पहले साथ में 2 एच, बाद में 2 टी, फिर 2 साथ एच, 2 एच बाद में, फिर एच टी, फिर टी एच, और फिर एच डबल टी एच, टी डबल एच टी। तो ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपके ये 16 पॉइंट बनते हैं सैंपल स्पेस में। तो एक बार 16 पॉइंट बन गए तो आपका रैंडम वेरिएबल है कि नंबर ऑफ हेड्स आने का। तो आपको पता है रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है। जब आप 4 कॉइन्स को उछाल रहे हो तो हो सकता है एक भी हेड ना बने, फिर एक हेड मिले, फिर 2 मिले, फिर 3 मिले, या फिर ज्यादा से ज्यादा 4। तो 0 हेड मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, टेल 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 वाला कौन है, बस ये एक ही है जिसके अंदर एक भी हेड नहीं है, तो 1/16 आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा, 1/16। इसका वाला प्रोबेबिलिटी ढूंढी है कि कौन सी इसके अंदर सिर्फ एक ही हेड है, तो अच्छे से ढूंढ के लिखना है सिर्फ एक हेड वाले को। ठीक है ना, सो 1 हेड वाला कहाँ पर है, ये 1 हेड वाला 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 है। ठीक है, तो कितने हैं 1 हेड वाले, 4 है, तो 4/16 आएगा। ठीक है, दैट इज 1/4। तो इस प्रकार से आपको करने हैं। फिर 2 हेड वाले कितने हैं देखिए और ढूंढिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सक्सेसेस का, लेकिन सक्सेसेस को कैसे डिफाइन किया है। सो नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। अब डाई आया है, डाई पता है ना आपको, डाई क्या होता है, क्यूब होता है जिसके ऊपर
हर सरफेस के ऊपर एक एक नंबर बढ़ते जाता है, निशान होता है 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट, ऐसे 6 सरफेसेस के ऊपर ऐसे डॉट्स दिए हुए रहते हैं। आप उसको ऐसे फेंकते हो, फिर आपका वो जो भी होता है वो आगे आगे चलते जाता है, एक एक घर से आगे जाता है ना। वो कुछ खेलते हैं ना आप लोग, पता नहीं क्या खेलते हैं लोग, सांप सीढ़ी वाला होता है ना वो गेम, बचपन में खेला करते थे हम भी कभी, उसके अंदर होता था वो। तो वो आगे जाता है ऐसे, तो वो डाई, उसको डाई कहा जाता है। पता है आप लोग? यार मैं भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो पता ही है डाई क्या होता है। सो 2 टॉसेस ऑफ अ डाई, मतलब डाई टॉस करना, मतलब टॉस सिर्फ कॉइन करना होता है, इसको भी टॉसेस कहा जाता है। ऐसे ऐसे करके फेंकना है आपको, ठीक है। तो जब आप डाई थ्रो करते हो, टॉसेस ऑफ अ डाई या फिर थ्रोइंग ऑफ अ डाई, अब ये क्या कहा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस। अब यहाँ पर सक्सेसेस को कैसे डिफाइन किया है ये यहाँ पर देखते हैं। वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। अब इसको समझना है, जब आप डाई को थ्रो करेंगे बेटा, आपके पास कितने डाई है? 2 डाइज है, ठीक है। 2 टॉसेस, 2 टॉसेस ऑफ अ डाई मतलब एक डाई को 2 बार फेंकना या फिर 2 डाई को एक साथ फेंकना, ठीक है। अब बात यहां पर क्या हो रही है कि 2 डाई है जिनको फेंका जा रहा है, या फिर एक डाई है जिसको 2 बार फेंका जा रहा है। अब आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो कैसे डिफाइन किया है कि नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। 4 से बड़ा नंबर आपको जब आप फेंकेंगे थ्रो करेंगे तो अपर सरफेस पर 4 से 4 से बड़ा नंबर मिलना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 5 मिल सकता है या फिर 6 मिल सकता है, ठीक है। अब ये 5 या 6 मिलना चाहिए, ऐसा रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है कि जब आप डाई को थ्रो कर रहे हो या तो 5 मिले या 6 मिले। अब यहां पर रैंडम वेरिएबल कौन से नंबर लेगा? बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते, रैंडम वेरिएबल को भी 5 और 6 बोल देते। गलती। 5 और 6 जो है तो वो या तो एक भी डाई के ऊपर नहीं आएगा, या फिर एक डाई के ऊपर आएगा, या फिर दोनों डाइस के ऊपर आएगा। समझ रहे हो? कंडीशन ये है कि व्हेन वी थ्रो ए डाई, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग नंबर ऑन अपर फेस ग्रेटर देन 4? तो भैया ऐसे हो सकता है कि दोनों डाइस के ऊपर छोटे ही मिले 4 से, या फिर एक डाई के ऊपर बड़ा मिले, एक के ऊपर छोटा। मतलब जो x है बेसिकली वो कौन से नंबर्स ले रहा है आपका? x ले रहा है 0 1 2, मतलब एक डाई के ऊपर भी नहीं मिलेगा, एक डाई के ऊपर मिल सकता है, 2 डाइस के ऊपर मिल सकता है। अब यहां पर सैंपल स्पेस क्या है? 1 1 से लेकर तो 6 6 तक 36 एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या बताते हैं बेसिकली? पहले डाई के ऊपर क्या मिला अपर फेस पे, दूसरे डाई के ऊपर क्या मिला। तो जो आप ये फाइंड आउट करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? व्हेन यूर x इक्वल टू 0, मतलब एक भी डाई के ऊपर आपको, एक भी डाई के ऊपर 4 नहीं, 4 से बड़ा नंबर नहीं मिलना है। तो ऐसे कौन कौन है? तो ढूंढिए, इसके अंदर काफी सारे हैं। 4 से बड़ा नहीं मिलना चाहिए, ऐसे कितने हैं? तो देखिए हम लोग लिस्ट बनाते हैं, एक भी डाई के ऊपर नहीं मिलना चाहिए। तो 1 1 ऐसे करते करते 1 3 1 4 तक लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 4 से बड़ा चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 4। तो पहला डाई जिसके ऊपर 1 मिल रहा है, दूसरा डाई भी 1, तो ऐसे करते करते 1 4। तो पहले इसके अंदर कितने हुए ऐसे? 1 1 1 2 1 3 1 4, तो ये 4 बन गए, ठीक है। तो ये टोटल 4 मिल गया हमें। अब इसके बाद में 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है, तो ये भी 4 मिल गए। फिर 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4, ये भी 4 मिल गया। अब 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4, ये भी 4 है। क्योंकि जब मैं 1 5 बोलता हूं तो एक डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर मिल रहा है, तो हमारा रैंडम वेरिएबल अभी क्या वैल्यू ले रहा है? 0, मतलब एक भी डाई के ऊपर हमें 4 से बड़ा नंबर नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, ऐसे कितने आउटकम्स आ रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, सैंपल पॉइंट्स कितने हैं ऐसे। अब नेक्स्ट तो 5 से स्टार्ट होता है, तो सभी के अंदर एक तो कम से कम, जब मैं 5 को 1 लिखता हूं, कम से कम एक डाई के ऊपर आपको 5 मिल रहा है, दूसरे के ऊपर 1 मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक के ऊपर मिल रहा है मतलब वो सेकंड वाली कंडीशन को बता रहा है, तो वो नहीं लिख सकता। 6 वाली भी रो नहीं लिख सकता, मतलब आपके पास 4 4 8 4 12 और 4 16, तो टोटल मिले 16, मतलब 36 में से आपके पास 16 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 4/9। तो ये
दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन योर x टेक्स 0 वैल्यू। अब जब आपका x 1 वैल्यू लेगा, 1 का मतलब क्या कि एक डाई के ऊपर कम से कम, मतलब कम से कम नहीं, सिर्फ एक डाई के ऊपर आपको ग्रेटर देन 4 नंबर मिलेगा। तो वो पॉसिबिलिटी क्या है, ये तो आएगी नहीं, अब ये तो हट गए सब के सब। तो एक डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर मिलना है, मतलब इनके ऊपर, इनके अंदर बचे हुए नंबर्स, दैट इज 1,5 1,6 दोनों भी चलेंगे, 2,5 2,6 दोनों भी चलेंगे, 3,5 3,6 दोनों भी चलेंगे, 3,5 4,5 4,6 ये भी दोनों चलेंगे। मतलब 2 2 4 2 6 और 2 8 बन गए। अब 5 के अंदर के कौन कौन है देखिए, 5,1 ले सकते हैं, 5,2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं। देखिए अगर 5,5 लेता हूँ तो इसका मतलब दोनों के ऊपर भी 4 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो उसको नहीं ले सकते, बस इतना ही ले सकते। तो ऊपर के 8 और ये 4 12, तो 36 में से 12 बन गए। तो इसका क्या आएगा 3/9। अच्छा ये तो 1/3 बन जाएगा। ठीक है, चेक कर लेता हूँ एक बार। अरे हाँ, ओ सही, सॉरी सॉरी गलती हो गई। और नीचे भी मिल सकते हैं ना हमें 6 के, इसके अंदर 6,1 6,2 6,3 6,3 एंड 6,4, सही है ना, ये भी मिल सकते हैं ना, क्योंकि सिर्फ एक ही डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर इन 4 में भी तो है, इसमें भी तो एक ही डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर है। तो ये बेसिकली ये भी 16 आएंगे, 16/36, तो ये भी बन जाएगा 4/9। अब लास्ट है P ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों भी डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो वो कौन कौन रहेगा, अब ऊपर के तो कोई काम के नहीं है, ठीक है, बस इसके अंदर 5,5 है, 5,6 है, और इसके अंदर 6,5 है, 6,6 है, मतलब ये सिर्फ 4 ही आएंगे। ठीक है, तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 16 16 कट गए हैं, तो 4 ही तो बचे हैं। तो 4/36 दैट इज 1/9। तो बेटा ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी। हमें करना क्या था, अच्छा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया, बस अब टेबल लिखना है। 0 1 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या क्या आती है, 4/9 4/9 एंड 1/9। यहाँ x लिख दो, यहाँ P ऑफ x लिख दो, हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।